नमस्कार, आईपा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीतिक विचारों को आप तक पहुंचाना और जो इस व्यक्तित्व के धनी लोग हैं उनके विचारों को एक मंच देना, जिससे देश में राजनीति की एक नई दिशा और दशा तय हो सके और लोगों को बताना कि प्रगतिशील राजनीति आखिर है क्या। और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे व्यक्तित्व के लोगों से उनकी मुलाकात आपसे करवाएंगे जो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देंगे। और इसी कड़ी में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ प्रमोद कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने पहचाने वकील हैं और जिनकी अपनी एक अलग विचारधारा है, जो एक अलग आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा पर। थैंक यू मैम। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि प्रगतिशील राजनीति को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई में अब देश को जरूरत है कि जाति धर्म से उठकर यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी जाए? देखिए, सच कहें तो आईपा जैसे के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया की ज़रूरत थी। आप देखें कि जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन है, डेमोक्रेसी में जब तक प्रगतिशील जनता नहीं रहेगी तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है। ये हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो गधों को जमात को कर करके हम किसी अच्छे शासन नहीं दे सकते हैं, नहीं हम कोई एक व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए एक ज्ञानी और प्रगतिशील जागरूक नागरिक को रहना बहुत जरूरी है, तभी उसका जो शासक होगा या उसका जो राजा होगा या उसका जो नेतृत्व होगा वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। नहीं तो जैसे राजा वैसे प्रजा का हमारे यहाँ कहावत है, वैसे ये साबित होता है। सवाल सर मेरा ये है, अब जो मौजूदा न्यायिक व्यवस्था है और जो नीतियां हैं या जो मौजूदा न्याय प्रणाली है, क्या वहाँ पर आप सुधारों की ज़रूरत है? बिल्कुल मैडम। देखिए, आज यदि देखा जाए तो कोई भी देश की जो पहचान होती है वहाँ की न्यायिक व्यवस्था से जाना जाता है। आज यदि सचमुच में देखा जाए तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारत में न्याय की घोर कमी रही है। आज भले हमारे यहाँ न्यायपालिका का कई स्तंभ रह गया हो, लोअर जुडिशियरी आ गया है, हाई कोर्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट हो गया है, लेकिन कायदे से यदि देखेंगे, आज आप सर्वे करवा लें, आप देखेंगे कि यहाँ 1% जनता को भी न्याय नहीं मिल रहा है। लोग न्याय के लिए ठोकरे खाते हैं, न्याय के लिए अपने बीवी बाल बच्चे का जेवर गहना जो है लुटा देते हैं, अपना सर्वस्व जो जिंदगी में कमाए हुए हैं, जो उनका जीने का अधिकार है वो लुटा देते हैं। इसके बावजूद भी उनको न्याय से वंचित होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छे देश की पहचान के लिए एक अच्छी न्यायपालिका की जरूरत होती है। आज दुर्भाग्य से हमारे यहाँ न्यायपालिका में भी उस तरह का घून लग गया है, उस तरह का दीमक लग गया है जो हमारे समाज के अन्य इंस्टीट्यूशन में जैसे करप्शन का लगा हुआ है, या लोग पैरवी से आ जाते हैं। और इस वजह से ये जो एक प्योर फॉर्म में न्यायपालिका को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। आज न्यायपालिका कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में काज कर रही है। रिजल्ट में होता क्या है, आपने यहाँ पर दबाव की बात, आपने यहाँ पर दबाव की बात की है। आप खुद एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, यहाँ पर जो अब तक फैसले आए हैं, हम क्या देखें, जो मौजूदा सरकार है उसका दबाव है या वाकई में कोर्ट उतना स्वतंत्र नहीं है जो चंद साल पहले था? देखिए मैम, ये बहुत ही रिसर्च का विषय है और यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ न्यायपालिका किसको मिल रहा है, या तो पॉलिटिकल लोगों को मिला है या जो पैसे वालों को मिल रहा है। आज यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है प्रोफेशनल क्रिमिनल का, और जो एक गरीब या निरीह जनता है वो एक छोटी सी न्यायपालिका के दरवाजे पे जाता है न्याय पाने के लिए, उनको सालों साल तारीख पे तारीख मिलते रहती है और वो न्याय उनको नहीं मिल पाता है। रिजल्ट क्या है, आज सारी पब्लिक जान रही है और न्यायपालिका पूर्णतः रूप से अपने ऊपर में कार्य नहीं कर रही है। और आज की जरूरत है, यदि हम विकासशील देश बनना चाह रहे हैं, हम अमेरिका और रूस और चाइना के बराबर में यदि अपने आप को बराबर में हम करना चाहते हैं तो उसके लिए न्यायपालिका को मजबूत होना ही होगा। मजबूत होने के साथ साथ यहाँ पर न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी बेहद
जरूरी है। ये बात मानी, इस बात को मानने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है सर। लेकिन सर अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, खासतौर से वकीलों की सुरक्षा को लेकर ये मैटर उठा था, इसको लेकर एक एक्ट या पूरा बिल भी तैयार किया गया है। तो क्या वाकई में अब आप खुद एक वकील हैं, तो वकीलों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर एक बिल पास होना और उस पर बहस होना कितना वाजिब लगता है आपको? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करूँगा हमारी ओपिनियन। देखिए, हमारे जो भारत का संविधान में एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ का ये प्रोविज़न है, तो ऐसा नहीं है कि वकील को लॉ के अलग रखा जाएगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अभी दबाव भी देखते हैं, सुधारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हैं यहाँ पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, न्यायपालिका में जो कानून है उनको लेकर भी। और इस शायद ये भी एक बड़ी वजह है उस अवेयरनेस की कमी की वजह से ही कि सालों जो केस हैं वो लंबे रहते हैं। हम देखते हैं कि सालों प्रोसीजिंग जो है वो चलती रहती है, सालों में फैसले आते हैं, लोग त्रस्त हो जाते हैं, लोगों का घर बार तक बिक जाता है। तो ऐसे में जो लंबी कतार यहाँ पर देखें, हर कोर्ट में हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कहाँ कमी देखते हैं, कहाँ लोग अवेयर नहीं है, ये रीज़न है या इच्छा शक्ति की कमी है सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें कई फैक्टर हैं मैम। जैसा मैंने बताया कि कुछ करप्शन भी है, कुछ कॉम्पिटेंट लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रशासन का भी कमी है कि प्रशासन भी नहीं चाहता है, जो हमारी सरकार है वो भी नहीं चाहती है कि जुडिशरी एक्टिविज़ में हो, ताकि लोगों को जब न्याय मिलेगा तो लोग फिर जो है उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लोग जागरूक रहेंगे। तो वो चाहते हैं कि जागरूक ना रहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्या कहते हैं, अंधे के बटेर में राजा, एक कहावत है, वही वाली बात है कि लोग जो है ये अंधे के बाज़ार में बटेर भेजते रहो। तो ये आज की जो सरकारें हैं यही कर रही है। आप देखेंगे कि लोगों को इस तरह से मजबूर करके रखा गया है कि लोग अपनी जो नेसेसिटी आवाज़ है, जो नेसेसिटी आवश्यकता है, उसकी की भी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। आप नहीं बता सकते हैं। आज देखिए, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। यदि एजुकेशन के नाम पे देखा जाए तो केवल वो एक प्रोफेशनल या एक उसको इकोनॉमिक धंधा बना दिया गया है, जबकि हमारे संविधान में क्या था कि ये एजुकेशन को बिजनेस से अलग रखा जाए। आप हॉस्पिटल जो नेसेसरी चीज़ है उसको भी एक धंधा बना दिया गया है। आप जहाँ पर भी देखिए, डॉक्टर किडनी तक निकाल लेता है। सर, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर न्यायपालिका जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कितना? देखिए, न्यायिक व्यवस्था में मैडम यदि देखा जाए ऊपर में तो केवल राजनीतिक ही है इन्वॉल्वमेंट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वैसे जनता को तो कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम है। सर, आप राजनीतिक हस्तक्षेप कितना देखते हैं न्यायिक व्यवस्था में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में? देखिए मैडम, जैसा आप जानते होंगे कि हाई कोर्ट की जो जजेज का जो हायर जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट की बात होती है, उसमें एडवोकेट से सेलेक्ट करके लिया जाता है, उनको एक्सपीरियंस का देखा जाता है। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर माननीय जज होते हैं। वो तय कर पाते हैं कि किनको हाई कोर्ट में आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि ये 5 जज होते हैं, लेकिन हम लोग यदि देखते हैं कि जिस शासन में जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी पार्टी से जो रिलेटेड एडवोकेट होते हैं वही जज बनते हैं। तो इससे जाहिर ये होता है कि ये जो जज की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं बहस किया जाता है, और उसमें जो उनकी एक जो पात्रता होता है, उनका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है जिसमें मेरिट देखा जाता है, उसमें कहीं कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कहीं कोई मेरिट नहीं है, केवल एक सेलेक्टिव होता है कि 5 जज ने इनको ये कह दिया और उनको जो है हम कर लें। तो मैं समझता हूं कि जो एक उनकी पात्रता की प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, वो अपने आप में गलत है, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। चलिए, आपने ये बात मानी है कि पॉलिटिकल दबाव रहता है। महिलाओं की भागीदारी आप किस तरह से न्यायिक व्यवस्था में और ज़्यादा होनी चाहिए, और अब तक जो भागीदारी महिलाओं की रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस चीज़ को अभी के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस हैं रमन्ना साहब, उनको मैं सैल्यूट करूंगा। उन्होंने अभी 1 आध महीना हो रहा है कि एक
कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा बेबाक ढंग से और पहली बार इस तरह के आवाज़ एक न्यायिक व्यवस्था से हुआ, जो न्यायिक के सर्वोच्च मुखिया ने यह आवाज़ दिया कि महिलाओं को अब वक्त आ गया है कि उसके लिए आवाज़ उठाना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा, उनके लिए लड़ाई लड़नी होगी कि आप जो है हमें, चूंकि हम 50% की आबादी हैं पूरे भारत में, तो हमें भी जुडिशियरी में 50% भागीदारी होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, बल्कि इस इश्यूज के लिए मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जब तक जिसका प्रॉब्लम है आप उसको भागीदारी नहीं करेंगे, उनको उस मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तो उनके विषय में उनकी क्या कमियां हैं कौन देखेगा। बिल्कुल सर। बहुत जल्दी से एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगी यहाँ पर। मेरा सवाल सर ये है कि मौजूदा जो सरकार है तो और मौजूदा जो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ पर आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी मौजूदा सरकार से, किस तरह के सुधार की ज़रूरत है और क्या कुछ अभी ज़रूरत है और कौन से ऐसे बुनियादी काम करने की ज़रूरत है जहां पर हमारी न्यायिक व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो, जिससे आम आदमी तक जो न्याय है वो बहुत सस्ता हो और ज़्यादा आसानी से और जल्दी न्याय मिले। देखिए जुडिशियरी को डिजिटलाइज होना पड़ेगा, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, और जो हमारे अंग्रेज़ों के समय के जो विधि था, जो प्रक्रिया था, चाहे आप ले लीजिए सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, ये दोनों में चेंज करने की आवश्यकता है और ये केवल सरकार कर सकती है, वो केवल जो है पार्लियामेंट से हो सकता है। एक तो वो करना होगा। दूसरे, जो उनकी सुविधाएं, जो डिजिटलाइजकरण में पैसे की जो आवश्यकता होगी वो सरकार को पूरा करना है। तीसरी जो समस्या है कि जो न्यायपालिका को इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना होगा और बड़ा केयरफुल करना होगा। ये देखिए न्याय प्रक्रिया जो होता है ना, ये सेकंड टू गॉड माना जाता है उसका। यदि आप कुछ करते हैं तो आप समझ जाइए कि उनके लिए जवाब देना होगा, तो इसलिए बहुत ही जीरो टॉलरेंस में लेकर के आपको बहुत ही बारीकी या सूक्ष्म रूप से इस पे अध्ययन करके और बारीकी से लेके चलना होगा कि कहीं इसमें त्रुटि ना हो। और लोगों को ऐसा कहीं नहीं, हमारे न्यायपालिका में होता है कि एक आदमी अन्याय से उनको नहीं हो, उनको हर आदमी को न्याय मिले। अदरवाइज यदि किसी को अन्याय मिलता है तो उसके लिए जो न्याय देने वाला है वो भी दोषी उतना ही है, और इस तरह का न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस चीज़ को। बिल्कुल सर। और इस तमाम बातचीत आपने विस्तार से हमें कई मुद्दों पर जानकारियां दी और आप भी चाहते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो ये थे प्रमोद कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, जाने माने चेहरा हैं। आपने कई सोशल चेहरे या कहें कि न्यूज़ चैनल्स में भी उनको सुना होगा। और आज की अगर बात की जाए, जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे, और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी मकसद है कि इस तरह के विचारों को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि न्यायपालिका को अब राजनीति से हटकर एक स्वतंत्र और मजबूत होना होगा, जिससे आम आदमी तक न्याय पहुंचे और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिल सके। तो आईपा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और ऐसी ही अगली शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे।